दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व में आई है, पार्टी के 3 प्रमुख एजेंडे रहे हैं। देश में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करना, दूसरा आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाना, और तीसरा जो प्रमुख वादा इन्होंने किया था वह है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता को लागू करना। ये चुनावी मैनिफेस्टो में बीजेपी बार बार कहती आई है और अब तक इन 3 वादों में से 2 पे अमल किया जा चुका है। अब जो बात की जा रही है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जा रही है, पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात की जा रही है। और इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, रिसेंटली भोपाल में जितने कार्यकर्ता सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस करते हुए कहा है कि जिस प्रकार एक परिवार में 2 तरह के कानून नहीं हो सकते, उसी प्रकार एक देश में भी 2 अलग अलग कानून नहीं चलेंगे। और इसी के साथ बीजेपी ने 2024 के आगामी चुनाव की मंशा जाहिर कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात सच यह भी है कि नागालैंड की एक प्रमुख दल ने लिखित में एक घोषणा की है कि यदि उसके असेंबली के किसी भी 60 में से किसी भी एमएलए ने यदि इस यूसीसी बिल को सपोर्ट किया तो उनके घरों को जलाकर राख कर दिया जाएगा। विरोध इस कदर भी है। और तीसरी तरफ एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केंद्र सरकार भूखमरी और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी जैसे अनावश्यक बिल ला रही है जिनका कोई औचित्य नहीं है। इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बीच में हमारे मन में, हमारे जहन में ये प्रश्न जरूर आता है कि आखिर अगर ये यूसीसी बिल इतना अच्छा है तो हम इन्हें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने सारे लोग इसके विरोध में क्यों हैं? और क्या वाकई यूसीसी बिल लाने का ये सही समय है? इन सभी बातों की पड़ताल आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यूसीसी को लेकर इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। UCC is a promise that the BJP government has made in its manifesto. It's a promise that the party says it will stick by. इससे पहले कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करें दोस्तों, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि रिसेंटली 22nd लॉ कमीशन ने पूरे देश में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, धार्मिक संगठन हैं और आम नागरिकों से यूसीसी पर अपनी राय मांगी है। 30 दिन का समय दिया गया और सभी लोगों को बोला गया है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अपनी अपनी राय को व्यक्त करें और पूरा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। जब पूरा देश इस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो हमें भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर यूसीसी है क्या चीज़। इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें इन तीनों वर्ड्स का मतलब समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या चीज़। सबसे पहले वर्ड को हम लेते हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म। देखिए, यूनिफॉर्म को समझने के लिए इसका जो शाब्दिक अर्थ है हमें वो समझना पड़ेगा, जिसका मतलब आप सभी को भी पता है कि एक समान, एक जैसा, सभी के लिए समान अधिकार। हम इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक स्कूल में, एक ऐसा स्कूल जहाँ पर सबका यूनिफॉर्म का कलर एक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का बच्चा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे वो ताकतवर हो, उन सभी के लिए यूनिफॉर्म एक जैसी रहेगी। ये तो हुआ यूनिफॉर्म का एक ऊपरी मीनिंग। लेकिन मैं आपसे फिर प्रश्न पूछता हूं, क्या यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि क्या मैं सभी को 3 मीटर कपड़ा दे दूं, सभी को L साइज का शर्ट पहना दूं, सभी के पैंट की लंबाई सेम रहेगी, क्या मैं ये कह दूं, या सभी को एक ही नाप का शर्ट पहनना पड़ेगा? नहीं, इसका मतलब कुछ और हो जाता है। यानी कि यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा होने से तो है, लेकिन इतना सूक्ष्म भी नहीं, इतना मेटिकुलस भी नहीं कि हम लोग इस प्रकार इस लेवल तक पहुंच जाएं कि किसी बच्चे को तो शर्ट बहुत छोटी आ रही है और किसी को शर्ट बिल्कुल लटक रही है। यानी कि ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है कि इस तरीके से इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसको यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सभी को एक जैसा मिले, लेकिन अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। मैं आपको समझाता हूँ दूसरा वर्ड को समझाने के लिए, वो है सिविल। सिविल वर्ड को समझने के लिए चलता हूं मैं आपको ब्रिटिश काल में, जहां पर जितने भी लॉज थे वो 2 टाइप में, कैटेगरी में डिवाइड किए जाते थे। पहले थे हमारे पास क्रिमिनल लॉ और दूसरे थे सिविल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ क्या थे उस समय, इस चीज़ को समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि यदि 1-2 आदमी हैं, एक आदमी ने दूसरे आदमी पर हमला किया, कोई जानलेवा हमला किया है
और इस कंडीशन में ये जो हमला है ये सिर्फ ए और बी के बीच का नहीं है। इस कंडीशन में माना जाएगा कि ए ने बी पे जो हमला किया है वो पूरे राज्य के खिलाफ है, क्योंकि हर नागरिक की सुरक्षा का दायित्व जो राज्य के पास है, और यदि ए ने बी पे हमला किया है तो वो बी पे हमला नहीं है, पूरे राज्य पे है। इसीलिए ए वर्सेस स्टेट इस चीज को माना जाएगा। और उस वक्त उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको हम सीआरपीसी भी कहते हैं, और रिसेंटली अब इसका नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है, इसके तहत मामला दर्ज किया जाएगा। अंग्रेज चाहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर उनके शासन में बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाए, इसलिए उन्होंने सीआरपीसी को इंट्रोड्यूस किया था और इस प्रकार के जघन्य अपराधों के लिए अलग से श्रेणी बनाई थी। दूसरी तरफ जो मामले थे वो सिविल मामले थे, जिसमें आते थे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, बिजनेस और फैमिली लॉज। इन सभी के लिए उन्होंने अलग श्रेणी बनाई, जिसके अंदर यहाँ पे दो लोगों के बीच मामला माना जाता है। यदि ए और बी के बीच मामला है तो ये दो लोगों के बीच मामला है, इसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं। स्टेट जो होता है उसमें जजमेंट के लिए काम करने के जो सपोर्ट करता है कि इससे सबको न्याय मिले। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यहाँ मैं आपको ध्यान बदलाना चाहूँगा दोस्तों कि अंग्रेज बड़े होशियार थे। उनका मूल मकसद था यहाँ के संसाधनों को लेना, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को एक्सप्लॉइट करना। इसलिए उन्होंने जानबूझकर क्रिमिनल लॉज जितने भी बनाए थे वो, ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलता रहे, वो आराम से काम करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसलिए उन्होंने पूरा फोकस इस पर किया। और आज भी हमारे देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। इस चीज़ को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे सिविल कोड के अंदर तीन मामले, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी और बिजनेस, इन तीनों में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको मिल जाएगा, इधर यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड भी मिल जाएगा। लेकिन तीसरा और चौथा एक ऐसा मुद्दा है हमारे पास, दैट इज फैमिली लॉ। फैमिली लॉ वे लॉ होते हैं जैसे कि शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, ये सारे जो मसले थे इसको अंग्रेजों ने छुआ भी नहीं। अंग्रेज जानते थे कि हिंदुस्तान में रिलीजन, धर्म एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और कोशिश करो कि इन चीज़ों से बचें। तो उन्होंने अपने स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्रिमिनल लॉज को तो उन्होंने कॉडिफाई किया, सब कुछ अच्छे से डेवलप किया, लेकिन उन्होंने कहा लास्ट में क्या भाई देखिए, जिसका जो लॉ है, जिसका जो धर्म है, उसके अनुसार कानून बना दिए जाएं। हिंदू लॉज अलग बना दिए जाएं, मुस्लिम लॉज अलग बना दिए जाएं। उस प्रकार से उन्होंने रिलीजन के हिसाब से अलग अलग लॉज बना दिए और ये चीज़ आगे बढ़ती रही। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो देश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, बड़ी बड़ी समस्याएं थी, जैसे कि बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, भूखमरी, निरक्षरता, इतनी सारी समस्याओं के बीच जो संविधान निर्माता थे उनके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। उनके सामने इतने सारे लक्ष्यों को एक साथ भेद पाना बेहद मुश्किल था। तो दो तरह की श्रेणियां यानी कि कैटेगरी बनाई गई। पहली कैटेगरी में रखे गए मौलिक अधिकार, ये वे चीज़ें हैं कि जिनके बिना एक नागरिक का काम नहीं चल सकता, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। हर नागरिक के लिए ये मौलिक अधिकार बताए गए जिनको हमने फंडामेंटल राइट्स कहा कि भाई इनके बिना तो काम नहीं चल सकता। दूसरी श्रेणी में रखे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी उतने ही जरूरी हैं। लेकिन इस समय जब देश इतनी लंबी गुलामी के बाद आज़ाद हुआ है और इनको इस वक्त इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, इनकी ये बहुत वे उतने ही ज़रूरी हैं, तो इनको हमने प्रिंसिपल्स बना दिया गया है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी, सभी को न्याय मिले, आर्थिक समानता हो, ये सब इनको इस श्रेणी में रखा गया। इनको लागू भी करना है लेकिन भविष्य में, और इसी चीज़ को ये चीज़ कंटिन्यू करते रहे। लंबे समय तक हमारे शिक्षाविद और बुद्धिजीवी मानते रहे कि शिक्षा का जो अधिकार है वो प्रिंसिपल्स रखा जाना चाहिए, कि सिद्धांतों में रखा गया, इस तरफ नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया कि शिक्षा चलो ठीक है होनी चाहिए। हमारा देश अभी इतना आगे नहीं बढ़ा है कि इसको फंडामेंटल राइट बना दिया जाए, लेकिन अब इस चीज़ को महसूस कर लिया गया है कि बिना शिक्षा के देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए रिसेंटली डीपीएसपी से उठा के फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। आज के समय में शिक्षा का अधिकार 21A, आर्टिकल 21A के माध्यम से इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। आपको याद होगा दोस्तों, हमने अभी भी डिस्कस किया था कि अंग्रेजों ने अपने समय में दो तरह के अलग अलग कानून बनाए थे। पहला था क्रिमिनल लॉज, दूसरा था सिविल लॉज। सिविल लॉज के अंदर अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग पर्सनल लॉज बनाए गए, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ।
लेकिन समय निकलने के साथ अंग्रेजों को यह समझ में आया कि इनमें भी अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, यानी कि हिंदू लॉज एक श्रेणी पे लागू होते तो दूसरे पे लागू नहीं हो रहे हैं। इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बीच में जब 1829 आया तो राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में एक कैंपेन चला और उस कैंपेन से इंस्पायर होकर एक कानून बनाया गया, बंगाल सती रेगुलेशन, यानी कि सती प्रथा का उन्मूलन। यहाँ पे इस कानून के तहत एक कानून बनाया गया जो हिंदू पर्सनल लॉज के अंदर इंटरफेयर करते हुए। दूसरा एक और इसी श्रेणी में एक और कानून बनाया गया, वो था हिंदू विडोज मैरिज री मैरिज एक्ट 1856, यानी कि 1856 में जो विधवा विवाह का जो कानून था वह भी लाया गया। इसी श्रेणी में और भी कानून आते रहे और धीरे धीरे समय बीतता रहा। मुस्लिम पर्सनल लॉज में भी कुछ बदलाव किए गए, छोटे मोटे कानून आते रहे और आ गया भारत की आज़ादी का समय। जब भारत आज़ाद हुआ तो जितने शिक्षाविद थे, जितने संविधान निर्माता थे और खासकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी ये चाहते थे कि इसे कंपल्सरी नहीं बनाया जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई कंपल्सरी मुद्दा नहीं होना चाहिए, एक ऑप्शनल फॉर्म में होना चाहिए। यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे कि ये लागू तो हो, लेकिन इसकी शुरुआत जो वो हिंदू कोड बिल से शुरू किया जाए। चूंकि उस वक्त उनकी सरकार मेजोरिटी में नहीं थी और बहुत सारे अपोजिशन के लोगों ने विरोध किया, तो ये जो बिल है वो उस वक्त पास नहीं हो पाया आज़ादी के समय। लेकिन जब समय आया 1952 का समय, जब आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी वो मेजोरिटी के साथ में आई और उन्होंने इस मेजोरिटी को यूज़ करते हुए और अपनी पॉपुलैरिटी का यूज़ करते हुए उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं से तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत करनी ही है। तो उन्होंने सबसे पहले हिंदू कोड बिल लाने की बात कही और मेजोरिटी से उन्होंने 4 ऐसे महत्वपूर्ण एक्ट पास किए जो हिंदू पर्सनल लॉज के अंदर लागू किए जाते थे। उसमें सबसे पहला था 1955 हिंदू मैरिज एक्ट, यानी कि विवाह अधिनियम, शादियाँ किस प्रकार से होगी। दूसरा 1956 हिंदू सक्सेशन एड, उत्तराधिकार की प्रॉपर्टी का सेटलमेंट किस प्रकार से कहाँ होगा। तीसरा था 1956 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, कौन किसका उत्तराधिकार और उसके प्रॉपर्टी को कैसे संभालेगा। नेक्स्ट था 1956 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, भरण पोषण और गोद लेने का जो अधिकार है। ये चारों जो नियम है महत्वपूर्ण नियम बनाए गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो हिंदू वर्ड को जो डिफाइन किया गया है उसमें कहा गया था कि हु इज नॉट मुस्लिम, पारसी, जूज एंड ट्राइबल, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, जूज नहीं है और ट्राइबल नहीं है, यानी कि जनजाति नहीं है, वे सारे हिंदू है। एक तरीके से जैन, बौद्ध और सिख भी इसी श्रेणी में आ गए। चलो ये सब साफ तो चलता रहा, अब इस चीज को हमें समझ में आ रहा है, लेकिन कंट्रोवर्सी कहाँ है, विवाद कहाँ है इसके अंदर। इस चीज को समझने के लिए हमें एक छोटी सी बारीकी को समझना पड़ेगा। मैं लिए चलता हूं आपको देश के संविधान की तरफ, जहां पर हमारे पास आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वलिटी को मेंशन किया गया है, यानी कि सभी को समान अधिकार देने की बात कही गई है। और उसी संविधान में यहाँ पे आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28, मैं भाग 4 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को अच्छे से प्रैक्टिस करने की स्वीकृति दी गई, यानी कि आपका जो भी धर्म है आप उसका पालन कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, आप अपने हिसाब से उसको पालन कर सकते हैं, बशर्ते दूसरों के जो फंडामेंटल राइट्स है उनका उल्लंघन ना हो, उनका हनन ना हो। इसीलिए हमारे देश से अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत को हटाया जा चुका। आज ये कानून बन चुका है कि छुआछूत जो है एक अपराध है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो मेरी एक फंडामेंटल रिलीजियस प्रैक्टिस है। जी नहीं, आप इस आधार पर इसे दूसरों के अधिकारों का हनन करके आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकते। ये दोनों बातें बिल्कुल थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे लगती है और इसी से अब नए विवाद का जन्म हुआ। मैं लिए चलता हूं, अब मैं आपको उस जगह पे जहां पर एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसने इस पूरी दशा और दिशा को बदल के रख दिया। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा केस हुआ जिसके बाद यूसीसी को जो देखने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल गया। ले चलता हूं मैं आपको शाहबानो केस की तरफ। हुआ यूं कि 1978 में 62 वर्ष की एक मुस्लिम महिला जिसका नाम शाहबानो था, जो अपने पति अहमद खान से काफ़ी समय से सेपरेट रह रही थी, अलग रह रही थी अपने 5 बच्चों के साथ। कुछ समय तक तो अहमद खान ने अपनी पत्नी को भरण पोषण राशि, जिसको एलिमनी कहते हैं, वो दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने भरण पोषण राशि देना बंद कर दिया। इस पर शाहबानो कोर्ट पहुँच गई। अब खफा होकर अहमद खान ने
तलाक 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 बोलकर इन्हें तलाक दे दिया। इसके बाद ये मामला चलता रहा और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जहां पर शाह बानो ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण राशि को क्लेम किया कि नहीं, मुझे ये राशि मिलनी चाहिए, एलिमनी को क्लेम किया। यहां पर अहमद खान जो एक जाने माने वकील थे इंदौर के, उन्होंने का तर्क ये था कि मुझ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होते, यानी शरीयत कानून के अनुसार इद्दत पीरियड तक ही किसी मुस्लिम महिला को ये राशि मिलनी चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, इद्दत पीरियड वह पीरियड होता है जब किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो जाए या उसके पति गुजर जाए। ऐसी स्थिति में जब तक कि वह खुद योग्य ना बन जाए, भरण पोषण के लायक ना बन जाए या उसकी दूसरी शादी ना हो जाए, तब तक उसको भरण पोषण राशि मिलनी चाहिए अपने पहले वाले पति से। तो इद्दत पीरियड ये था। खैर, काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अंत में एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया 1985 में कि जो सीआरपीसी 125 जो धारा 125 से उसके अनुसार ही था कि अंत में भरण पोषण राशि शाह बानो को मिलनी चाहिए। और ये कानून जो था बहुत ऐतिहासिक था। पहली बार ऐसा हुआ था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसका इंटरफेरेंस माना गया था। लेकिन आगे चलने के बाद जब 1984 में राजीव गांधी की सरकार आई मेजोरिटी से और मुस्लिम संगठनों का भारी विरोध था, तो उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जो था द मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिला तलाक के बाद सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही भरण पोषण राशि लेने के लिए योग्य मानी जाएगी। इसके अलावा कोई भरण पोषण राशि उसमें नहीं मिलेगी, कोई पीरियड नहीं बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर शाह बानो के जो वकील थे दनियाल लतीफ़ी साहब, वे बड़े जुझारू व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत अध्ययन किया, बहुत सारी बुक्स रेफर की और उन्होंने एक ऐसी चीज़ को ढूंढा इस एक्ट में जिसने फिर से इस केस की जो दिशा थी उसको बदल दिया। उन्होंने कहा कि इस एक्ट में बेशक कहा गया है कि इद्दत पीरियड तक ही एक मुस्लिम महिला अपनी एलिमनी को क्लेम कर सकती है, लेकिन इद्दत पीरियड की जो ड्यूरेशन है वो नहीं बताई गई है। काफ़ी लंबी चौड़ी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना और ये बिल्कुल जजमेंट दिया उसके अंदर कि इसके अंदर फेयर और रीजनेबल जो है जो प्रोविज़न उनको दिया जाए मेंटेनेंस, जब तक कि मुस्लिम महिला अपने भरण पोषण राशि के योग्य नहीं बन जाती या उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती, तब तक उसको भरण पोषण राशि मिलती रहनी चाहिए। एंड लिखा उसके अंदर कि मेंटेनेंस इज नॉट कन्फाइंड टू इद्दत पीरियड। ऐसा नहीं कि सिर्फ इद्दत पीरियड 3 महीने का ही है तब तक ही उसे मिलेगी, जब तक कि ये योग्य नहीं बन जाती तब तक इसे मिलती रहनी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का। दोस्तों, अब बात करते हैं देश के सबसे चर्चित मामले की, जो रिसेंटली अभी हमने देखने को मिला है, वो है शायरा बानो केस। शायरा बानो एक मुस्लिम महिला थी जिसके पति ने उसे एसएमएस करके तलाक 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 बोलकर तलाक दे दिया था। इसके बाद शायरा बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और रिट पिटीशन दायर की और यह कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी की 3 प्रैक्टिसेस जो हैं वो निकाह हलाला, पॉलीगेमी और ट्रिपल तलाक, ये डेरोगेटरी है, अपमानजनक है और इससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि साहब ये जितनी भी प्रैक्टिसेस है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत आती है, शरिया कानून के तहत आती है और संविधान का आर्टिकल 25 हमें इस प्रैक्टिस को अनुमति देता है। हमारी ये पूरी फ्रीडम है, हमारा अधिकार है। खैर, काफ़ी बहस हुई, ये बहस आगे बढ़ी और 2:3 की मेजोरिटी से एक नया कानून आया जिसमें शायरा बानो को एक कानून के लिए उसको फेवर मिला, वो था ट्रिपल तलाक। और इसी को ट्रिपल तलाक जजमेंट भी कहा जाता है कि ये ट्रिपल तलाक जो प्रैक्टिस है मुस्लिम कम्युनिटी में, ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और रही 2 प्रैक्टिसेस, इसके लिए कोर्ट ने कहा कि इसका जो पूरा अधिकार है वो संसद के पास है, जो सही तरीका है वो कानून के तहत संसद से ही निकलेगा। चलिए इस पूरे मैटर को समराइज करते हैं। मार्च 2023 में एक PIL दायर की गई कि UCC को लागू किया जाना चाहिए। इसी का संज्ञान लेते हुए 22nd लॉ कमीशन ने जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं और आम लोग हैं, उन सभी से राय मांगी कि क्या UCC को लागू करने का ये सही समय है। आपकी जानकारी में मैं आपको डाल दूं कि इससे पहले जो 21st लॉ कमीशन थी, उन्होंने कहा था कि UCC इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल, अभी सही समय नहीं है कि इसको लागू किया जाए। ये 21st लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन थी। अब बात कर रहे हैं हम 22nd लॉ कमीशन, जिसके लिए ओपिनियन ली जा रही है और बहुत जल्दी इसके जो राय है मसला पता चल जाएगा। आ जाते हैं प्रोज और कॉन्स पे
कुछ फायदे और नुकसान निश्चित रूप से हमें जो अभी आज के समय देखने को मिलते हैं। फायदे क्या क्या एक बार देख लेते हैं कि यूसीसी के क्या फायदे हो सकते हैं। ये इक्वल स्टेटस को मेंटेन करेगा, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाएगा कि उससे जितनी भी महिलाएं हैं पुरुष हैं उनमें इक्वलिटी को सेंस को लाएगा। जो यंग जो पॉपुलेशन है उनके लिए एक प्रोग्रेसिव जो लॉज बनेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन में मदद करेगा और फिर लास्ट में एग्जिस्टिंग जो पर्सनल लॉज हैं उनमें बदलाव करके कुछ अच्छे लॉज बनाए जा सकते हैं। कॉन्स की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, एक साथ इतने सारे कानून को हर कम्युनिटी के लिए लागू करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि रिलीजियस फ्रीडम में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बाधा मानी जाएगी, इंटरफेरेंस माना जाएगा। तीसरा, स्टेट का जो है पर्सनल मैटर्स के अंदर इतना इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं है, अभी ऐसा माना जाता है। और सेंसिटिव और टफ माना जाता है कि एकदम से इतने सारे लॉज को इतनी सारी डाइवर्सिटीज के साथ इन लागू करना जल्दबाजी में ठीक नहीं होगा। और नॉट येट सुटेबल, अभी नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है कि सभी जगह एक साथ इसको लागू किया जाए। ये इसके प्रोज और कॉन्स हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब फाइनली क्या किया जाना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि किसी भी देश के विकास के लिए एक जैसा कानून होना बहुत ज़रूरी है। हमें सेंस ऑफ इक्वलिटी लाता है और देश के विकास में बहुत ज़रूरी है, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आना चाहिए। लेकिन हमें रिलीजियस सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखना चाहिए और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो विविधताएं हैं, हमें उन्हें ध्यान में रखकर इस कानून को लाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि एक ही गोत्र में शादी करना राजस्थान और हरियाणा में अपराध माना जाता है। ये लगभग अपराध की श्रेणी में आता है और खाप पंचायत तो इसे अपराध ही मानती है। लेकिन यदि हम साउथ इंडिया चले जाएं तो एक ही गोत्र में शादी करना एक आम बात है, वहाँ तो धूमधाम से बड़ी बड़ी शादियाँ होती है। तो यदि हम कानून बनाएंगे तो एक ही कम्युनिटी के अंदर 2 या 3 या 4 तरह के कानून बनाने पड़ेंगे, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, हम कानून तो बनाएं लेकिन हमें थोड़े से रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हमें ध्यान में रखकर थोड़े से संवेदनशील बनकर हमें यूनिफॉर्म कोड बनाने चाहिए। जो कानून हो वो समान हो लेकिन सभी के लिए इक्वलिटी उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर शादी करना ये ऐसा नहीं कि सभी को 7 फेरे लेके ही शादी करनी है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन शादी होने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, हम ऐसा कर सकते हैं, पंजीयन होना जरूरी है। तो इस प्रकार की प्रैक्टिसेस जो देश के विकास में जो आगे ले जाएं और ऐसी चीज़ें जो हमारे देश को प्रोग्रेसिव बनाएं, इनको इंक्लूड किया जाना चाहिए। अदरवाइज हम स्वागत करते हैं सिविल कोड का कि आए और यूनिफॉर्मिटी को आगे बढ़ाए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाले और भी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।